Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss a very interesting topic in the topic of gaseous exchange in the plants. Students, इससे पहले हमने शुरू किया था रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के जरिए हो रही थी। स्टोमेटा से एयर जो है दैट डिफ्यूजेस इनटू द एयर स्पेसेस एंड फ्रॉम दीज एयर स्पेसेस द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द मेसोफिल सेल्स। वी हैव डिस्कवर्ड, वी केम टू नो in the last lecture. So dear students, आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। नॉर्मल हालात के अंदर आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का यूज होना और ऑक्सीजन का यूज होकर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट आती है उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी एटीपी बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। यानी जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है अगर उसका रिवर्स कर दिया जाए तो वो रेस्पिरेशन का रिएक्शन बन जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि नॉर्मल प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत होती है। ये मैं आपको इस टॉपिक का जरा ग्राउंड बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मल हालात में लाइट जो है वो यूज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें आप लोगों ने वो इक्वेशन, बड़ी मशहूर ज़माना इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड आल्सो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अजीब सा फिनोमेना है, इसलिए बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इसको जरा गौर से पढ़िएगा और गौर से ये लेक्चर सुनिएगा कि फोटो रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है दैट अकर्स एट डे टाइम। नाउ दिस रेस्पिरेशन विल प्रोड्यूस CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगी और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी। यानी रेस्पिरेशन तो हुई, क्योंकि आम रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को अगर उल्ट कर दें, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है, मैंने आपको बताया। लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो है नॉर्मल रेस्पिरेशन। लेकिन यहां रेस्पिरेशन डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। एक अजीब सा फिनोमेना है कुछ प्लांट्स के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। उम्मीद है कि आपको ये ग्राउंड, ये सियाक और सबाक समझ आया होगा। सो आइए इसका प्रोसेस ओवरऑल जो है वो डिस्कस करते हैं। दिस इज रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट डे टाइम। सो इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन CO2 is released and O2, I mean oxygen, is absorbed. And this oxygen is not used for production of ATP. आम हालात में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और ATP बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती। यहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी, लेकिन ATP नहीं बनेगी। सो द ऑक्सीजन that was a byproduct of photosynthesis, this oxygen is being used by the process of photorespiration। यानी मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं, अगर आपके जहन में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है तो पता है ना आपको कि रिएक्टेंट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर ग्लूकोज बनने के अलावा ऑक्सीजन पैदा होती है और साथ पानी पैदा होता है। वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से पैदा होने वाली है वो रिएक्ट करने लग जाती है इस रेस्पिरेशन में, इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब आम हालात में प्लांट के अंदर जो केल्विन साइकिल चलता है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर एक बड़ा ही जबरदस्त जो है वो सब्सटेंस है जिसको कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट। मुकम्मल इसका अगर नाम देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। क्यों कि ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, इसके पहले और 5वें कार्बन के ऊपर फास्फेट अटैच होता है, जिसकी वजह से इसका मुकम्मल नाम होता है
राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट। यानी आम हालात के अंदर जो कैल्विन साइकिल प्लांट में चलता है, वो कैल्विन साइकिल क्या काम है, बेसिकली राइबोलोज बिस फास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके वो फिक्स हो जाता है, एंड दैट फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंज इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। वो नॉर्मल कैल्विन साइकिल है, जो कि फोटोसिंथेसिस का ही एक रिएक्शन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाए तो ये जो राइबोलोज बिस फास्फेट है, इसके अंदर एक बहुत अजीब फिनोमेना है कि राइबोलोज बिस फास्फेट एक एंजाइम जिसका नाम है रोबिस्को, इसकी मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है आम फोटोसिंथेसिस के अंदर। लेकिन यहां इसी रोबिस्को की मौजूदगी में ये राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट किसके साथ रिएक्ट करने लग जाता है? ऑक्सीजन के साथ। इसलिए बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है। सो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि कार्बन डाइऑक्साइड आम कैल्विन साइकिल में, यानी प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, उसमें रोबिस्को एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिस फास्फेट के साथ रिएक्शन करके फिक्स हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लियर? लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, यही रोबिस्को एंजाइम बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिस फास्फेट के साथ रिएक्ट करवाए, ये ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने लग जाता है। यहां हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये बताती है कि रोबिस्को एंजाइम जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाली एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। बल्कि स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है वो लिख रही है कि प्रोबेबली दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। क्यों? जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी एल्गी है, तमाम के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, और जहां जहां पे भी फोटोसिंथेसिस होती है वहां पे रोबिस्को मौजूद होगा। और दुनिया के अंदर 71% के लगभग पानी है, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। बाकी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस हो रही है। सो रोबिस्को इज प्रेजेंट, सो वी कैन से दिस इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। मैं बता रहा था कि ये रोबिस्को एंजाइम इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि इसकी जो एक्टिव साइट है ना, वो एक्टिव साइट डुअल नेचर की हामिल है। वो कार्बोक्सिलेज के तौर पर रिएक्ट करती है जब राइबोलोज बिस फास्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाती है। लेकिन वही रोबिस्को एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्सीजनेज भी है, यानी वो ऑक्सीजन को भी रिएक्ट करवा सकती है। किसके साथ? राइबोलोज बिस फास्फेट के साथ। सो स्टूडेंट्स, as I have told you, this Robisco enzyme is the most abundant protein in the chloroplast, and probably this is the most abundant protein in the world. ये क्या काम करता है? नॉर्मल हालात के अंदर मैंने आपको बताया, रोबिस्को एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू दी राइबोलोज बिस फास्फेट। याद रखें, अब कंफ्यूज नहीं होना, राइबोलोज बिस फास्फेट एक 5 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पहले और 5वें कार्बन पे फास्फेट है, इसलिए इसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट। और रोबिस्को एंजाइम है। आपस में आपने कंफ्यूज नहीं करना इन चीजों को। सो आम हालात के अंदर नॉर्मली क्या होता है, रोबिस्को एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू दी राइबोलोज बिस फास्फेट, बट here I mean in photorespiration it adds O2 to the ribulose bisphosphate। यानी फोटोरेस्पिरेशन में यही रोबिस्को एंजाइम वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने लग जाता है। फॉर एग्जांपल रिएक्शंस देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोटोरेस्पिरेशन में पहला रिएक्शन ये होता है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने आपको ग्राउंड में बताया कि ये रोबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन में आरयूबीपी के साथ O2 को रिएक्ट करवाता है बजाय CO2 के। सो पहला रिएक्शन ये है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, एंड दैट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली इज peroxisome। डियर स्टूडेंट्स, You came to know about the peroxisomes in the chapter number 4, जहां पे आपको बताया गया कि ये peroxidase एंजाइम रखने वाला एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। सो वो जो ग्लाइकोलेट पैदा हुआ वो किस में डिफ्यूज हो जाएगा? वो peroxisomes के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। वहां जाकर वो कन्वर्ट हो जाता है फर्दर
किस चीज के अंदर? ग्लाइसिन के अंदर। दूसरा रिएक्शन है, सो इनसाइड द पैराक्सिसोम दिस ग्लाइकोलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। डियर स्टूडेंट्स, आप कई एक अमाइनो एसिड्स को जानते हैं, एलानिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन एटसेट्रा। सो ग्लाइसिन भी उन्हीं की तरह एक अमाइनो एसिड है। कहां से पैदा हुआ? फिर सुनिए, पहला रिएक्शन था राइबोलोज बिसफॉस्फेट reacts with oxygen and produces glycolate. Now this glycolate will be diffused or diffuses into the peroxisomes. अब peroxisome के अंदर क्या काम होता है? वहां से ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आई हैव टोल्ड यू दिस इज एन अमाइनो एसिड। अब ये ग्लाइसिन वहां से निकलकर फिर डिफ्यूज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अब आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे तरीके से जानते हैं, एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब इसकी डिटेल में मैं गया तो लेक्चर लेंथी हो जाएगा। हमारा मकसद है टू फोकस एट फोटो रेस्पिरेशन। यानी वो जो ग्लाइसिन पैराक्सिसोम में बना था, रिमेंबर दैट, वो वहां से निकल के फिर किस में डिफ्यूज हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ग्लाइसिन क्या काम करता है? वहां दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिराइन। आइए रिएक्शन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया टू ग्लाइसिन विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड विल प्रोड्यूस सिराइन। और साथ ये बात मजेदार है कि साथ क्या चीज पैदा हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों रिएक्शन में अगर गौर करें तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ग्लाइकोलेट बना जो कि पैराक्सिसोम में डिफ्यूज हुआ, वहां ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइसिन में, यहां से ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज हुआ और फिर दो मॉलिक्यूल मिलकर ग्लाइसिन के सिरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुए। सो ओवरऑल ये कन्वर्जन राइबोलोज बिसफॉस्फेट का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, आखिरी रिजल्टेंट ये निकले कि सिराइन और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ। ऑल दिस पाथवे इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। Why this is called photorespiration? This is the question. Where the light is used? कोई नहीं ना पता चला। आइए देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल तैयारी किया करते हैं, बिल्कुल जो है आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखें। भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट इस्तेमाल होती है, वहां पे भी रिएक्शन के अंदर हमें लाइट इस्तेमाल होती है तो नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, वो जो लाइट रिएक्शन है असल वो पैदा करता है दो मॉलिक्यूल एटीपी और NADPH। इनकी एनर्जी से डार्क साइकिल चलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील होता है। ये मैं बात कर रहा था फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में कहां इस्तेमाल हुई और लाइट? स्टूडेंट्स, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की तरह यहां पर भी लाइट एनर्जी से पैदा होने वाला एटीपी और NADPH ये दोनों एनर्जी दे रहे होते हैं, तब ये रिएक्शंस चल रहे होते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा व्हाई दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज लाइक नॉर्मल केल्विन साइकिल, उस केल्विन साइकिल का मुकम्मल नाम होता है केल्विन बेंसन साइकिल। So this photorespiration also uses the ATP and NADPH. These two products are actually product of light reaction, so that we are saying photorespiration. So इन दो को इस्तेमाल करके ये तीनों रिएक्शन हुए जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट को लेके हमने यहां तक रिएक्शन डिस्कस किया कि सिरीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। So this reaction reduces normal carbon dioxide level fixed into the carbohydrate up to 25%. अब इस लाइन का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, मसला ये हुआ कि उस राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने
नॉर्मल हालात में फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना था और ग्लूकोज वगैरह बनाना था, आई हैव टोल्ड यू। लेकिन वही राइबोलोज बेस फास्फेट बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के किससे रिएक्ट करने लग जाता है? O2 के साथ। तो जाहिर है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्शन नहीं कर पाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन ना करवाने की वजह से ग्लूकोज बनाना छोड़ देगी। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, सो दिस रिएक्शन रिड्यूसेस नॉर्मल CO2 दैट इज फिक्स्ड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स अप टू 25%। यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की प्रोडक्ट जो नॉर्मल आ रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्स होने की शक्ल में, वो प्रोडक्ट अप टू 25% कम हो जाएगी। होता असल क्या है, इसकी रीजन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन क्यों होती है? डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा उन हालात के अंदर। आप लोग जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है बियॉन्ड 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्टोमेटा अगर खुले रहे तो ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट में जो स्टोर्ड वाटर है, ये जमीन से अवेलेबल वाटर, उसकी शॉर्टेज हो जाती है। और अगर ये काम हो जाए तो प्लांट में विल्टिंग हो जाएगी, वो मुरझा जाएंगे, वो ड्राई हो जाएंगे। सो एक रिएक्शन के साथ क्या काम होता है, वो स्टोमेटा जो खुले होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री को अलाउ कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, वो क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो जो सेल के अंदर रिएक्शंस चल रहे थे फोटोसिंथेसिस के, उसमें मामला ये होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो बाई प्रोडक्ट है ना, ऑक्सीजन, वो स्टोमेटा बंद होने से सेल से बाहर निकल नहीं सकेगी। अब जब स्टोमेटा बंद है और ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही डियर स्टूडेंट्स, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर ही फंस गई थी, वो पानी के साथ रिएक्ट करके उसने प्रोडक्ट दे दी। अब ऑक्सीजन क्या काम करने लग जाती है, जो कि वो सेल से बाहर या लीव से बाहर नहीं निकल सकती, वो किसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है? राइबोलोज बेस फास्फेट के साथ। ये वजह है। यानी इसकी अगर समरी देखें इस पूरी रीजन की बिहाइंड फोटो रेस्पिरेशन, इन हॉट ड्राई डेज व्हाट हैपेंस, स्टोमेटा आर क्लोज्ड, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल इज कंज्यूम्ड, न्यू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एंटर नहीं हो सकेगी, और जो अंदर फंस गई वो कंज्यूम हो जाएगी उसी रिएक्शन में जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन हो रहा था। और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में आपको पता है क्या पैदा होती है? ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन जो पैदा होगी उसकी कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकी, स्टोमेटा बंद है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करने लग जाती है क्या? विद ribulose bisphosphate. So ultimately all of these reactions I have told you will be converted into the serine and carbon dioxide. This starts photo respiration. So this is the overall reason. यानी hot dry days के अंदर ये मामला हो सकता है। So I have told you an evolutionary perspective about the Robisco enzyme, because the active site of Robisco enzyme reacts with CO2 and O2। क्यों? वजह यह है कि शुरू में जो इन्वायरमेंट था डियर स्टूडेंट्स, उसमें ऑक्सीजन इतनी मौजूद नहीं थी, लिहाजा ये होता था कि बस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रोबिस्को एंजाइम की एक्टिव साइट रिएक्ट करती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में आना शुरू हुई, सो दैट ऑक्सीजन अकमुलेटेड इन द इन्वायरमेंट। सो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ने यह काम करना शुरू कर दिया कि उसने रोबिस्को एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ खुद भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सो दिस इज एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। इसको जरा ध्यान से और तवज्जो से आपने तैयार करना है। मैंने बड़ी ही डिटेल में आपको बताया है। अगर आपको समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इसी मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।